नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। इसके अंदर जो भी प्रोविजन है जीएसटी में वो सारे स्पेसिफाइड हैं सेक्शन 9 के अंदर। इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो हैं लेवी एंड कलेक्शन, नॉर्मल एंड रिवर्स चार्ज, सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम एंड रिलेटेड प्रोडक्ट, सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, liability to pay GST, and power to grant exemption from tax. लेवी एंड कलेक्शन से पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है टैक्सेबल इवेंट के बारे में पता करना। टैक्सेबल इवेंट यानी वो टाइम पीरियड, वो इवेंट जिसके होने पर टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है, यानी वो इवेंट जिसके बाद टैक्स पे करना होता है, जीएसटी पे करना होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टैक्स में। क्यों? क्योंकि लेवी यानी टैक्स लगाना, असेस करना और कलेक्ट करना, ये बेस्ड होता है कि कब कहाँ पे टैक्स लायबिलिटी अराइज हुई है। लेवी ऑफ टैक्स के अंदर टैक्स का इम्पोजिशन एंड असेसमेंट दोनों ही चीजें आती हैं, बट कलेक्शन नहीं आता। वैसे तो लेवी एंड कलेक्शन दोनों एक साथ होता है, लेकिन क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं तो हम एक साथ डिपार्टमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाता है जिसमें टैक्स पेयर टैक्स को पे कर सकता है। सेक्शन 9 के अंदर जो हमारा जीएसटी का सेक्शन है उसके अंदर रूल्स बताए गए हैं रिलेटेड टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। अगर हम कलेक्शन ऑफ टैक्स की बात करें तो इसमें हमारी लेवी ऑफ टैक्स में दो चीजें आती है। इम्पोजिशन यानी देखना कि किस तरीके से टैक्स लगाया जाएगा। स्टार्टिंग जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा की गई थी। पार्लियामेंट करती है, जैसे ही इम्पोज टैक्स जो है लगा दिया जाता है, जैसे ही पार्लियामेंट डिसाइड करती है। उसके बाद आता है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है टैक्स कैलकुलेशन करना, और ये गवर्नमेंट करती है। जैसे यहाँ पे हम स्टेट जीएसटी की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जीएसटी को कलेक्ट करेगी, उसका रेवेन्यू कलेक्ट करेगी। तो लेवी ऑफ टैक्स में दो चीजें हैं, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एंड असेसमेंट ऑफ टैक्स। इम्पोजिशन ऑफ टैक्स पार्लियामेंट करती है, असेसमेंट गवर्नमेंट करती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पे जो मेन काम है वो है टैक्स को कैलकुलेट करना। कलेक्शन की अगर हम बात करें तो कलेक्शन में कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाता है जिसके अंदर टैक्स पेयर अपना टैक्स पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज टैक्स तब लगाया जाएगा जब गुड्स प्रोड्यूस होंगे। जैसे सपोज डेट है हमारी 10 सितंबर। असेसमेंट में आती है जब गुड्स रिमूव किए जाएंगे फैक्ट्री से बनने के बाद, तब टैक्स असेस किया जाएगा भी कितना टोटल क्वांटिटी है मटेरियल की, कितना फिनिश गुड्स है, क्या प्राइस है, उसके बेसिस पर क्या जीएसटी रेट है, हम टैक्स असेस करेंगे। यहाँ पे हम डेट लेते हैं सपोज 15 अक्टूबर। कलेक्शन टाइम पीरियड दिया गया टैक्स को पे करने का, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5 नवंबर है जहाँ पे टैक्स की पेमेंट की जाएगी। तो लेवी एंड असेसमेंट और कलेक्शन तीन चीजें हमारे अंदर आती है, जहाँ पे पूरा प्रोसेस है कि कैसे जीएसटी असेस किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है। कलेक्शन की अगर हम बात करें सेंट्रल जीएसटी के अंदर तो रूल स्पेसिफाई है सेक्शन 9 के अंदर। इसके अंदर हम 5 चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा नॉर्मल चार्ज, जिसे हम फॉरवर्ड चार्ज भी कहते हैं। इसके रूल स्पेसिफाइड है सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में। सेकंड है हमारा सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसके रूल स्पेसिफाइड है सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 में। थर्ड है हमारा रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के रूल स्पेसिफाई है सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में। नेक्स्ट है हमारा अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसके रूल स्पेसिफाई है सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 में। और लास्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो है हमारा नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज। नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज का मतलब है
सेंट्रल जीएसटी लगाना सभी इंट्रा स्टेट सप्लाई पर, सप्लाई गुड्स और सर्विसेज की या फिर दोनों की, एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। इसको छोड़कर जितनी भी इंट्रा स्टेट सप्लाई की जाती है गुड्स और सर्विसेज की, उसके ऊपर टैक्स सेंट्रल जीएसटी के अकॉर्डिंगली लगाया जाता है, एक टोटल वैल्यू पर जो डिटरमाइन की जाती है एज पर सेक्शन 15, और उस रेट पर जो मैक्सिमम 20% है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, जो हमारी जीएसटी काउंसिल है उसकी रिकमेंडेशन पर, और कलेक्ट किया जाता है इन द प्रिस्क्राइब मैनर, जो प्रोसेस है उसके थ्रू, पोर्टल के थ्रू। और ये चार्ज, ये टैक्स जो है टैक्सेबल पर्सन पे करता है। अगर हम नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज की बात करें तो सप्लायर टैक्सेबल पर्सन होता है, एक ऐसा पर्सन जिसने गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की है, तो वो पर्सन एज पर द रूल टैक्स पे करेगा। आप इसमें देख सकते हैं सप्लायर कौन है, जो कि गुड्स सर्विसेज या दोनों की सप्लाई करता है, और दो पार्टी, सप्लायर किसको देगा, रिसिपिएंट को, रिसिपिएंट यानी वो पर्सन जिसको गुड्स या सर्विसेज रिसीव हो रहे हैं। तो अगर हम नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज की बात करें तो इस केस में टैक्सेबल पर्सन कौन है, सप्लायर। अगर हम इस केस में लेवी एंड कलेक्शन की बात करें तो क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, क्या रूल्स हैं, तो सबसे पहले है हमारा सप्लाई। सप्लाई कैसी होनी चाहिए, इंट्रा स्टेट सप्लाई होनी चाहिए। दूसरा है वैल्यू, सप्लाई किस पे, टैक्स किस पे लगेगा, वैल्यू पे या ट्रांजैक्शन पर, जो सेक्शन 15 सेंट्रल जीएसटी एक्ट के अंडर डिटरमाइन की जाती है। जीएसटी रेट एज पर द जीएसटी रेट, और मैक्सिमम रेट कितना है, सेंट्रल जीएसटी में मैक्सिमम रेट 20 है, तो इसका मतलब टोटल होगा हमारा 40%, क्योंकि 20 सेंट्रल जीएसटी का होता है और 20 स्टेट जीएसटी का होता है। आइटम्स जो कि एट प्रेजेंट जीएसटी के बाहर है, जिसपे जीएसटी नहीं लगाया जाता, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसीलिए हमने अभी बताया कि सभी इंट्रा स्टेट सप्लाई पर सेंट्रल जीएसटी लगेगा एक्सेप्ट कंजप्शन ऑफ एल्कोहलिक लिकर। अल्कोहल लिकर जो ह्यूमन कंजप्शन पे है उस पे भी कोई जीएसटी एट प्रेजेंट नहीं है। कलेक्शन ऑफ सेंट्रल जीएसटी कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, और पे कौन करेगा, टैक्सेबल पर्सन, और इस केस में टैक्सेबल पर्सन कौन है, सप्लायर। जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर जीएसटी रेट के अंदर ये हमारी 4 स्लैब बनाई गई थी, 5%, 12%, 18%, 28%, और एक हमारा नील भी है उन प्रोडक्ट के लिए जहां पर जीएसटी एट प्रेजेंट चार्ज नहीं की जा रही। तो मैक्सिमम अगर हम देखें कि 20% मैंने बोला था, तो 20% हमारा सेंट्रल जीएसटी है प्लस 20% स्टेट जीएसटी, तो टोटल हो गया हमारा 40%। जीएसटी रेट की अगर हम बात करें तो 40% तक ये हो सकता है। 4 स्लैब से हमारी मैक्सिमम जो रेट है वो जीएसटी के लिए अनाउंस किया गया फॉर 28%, यानी 14% सेंट्रल जीएसटी एंड 14 स्टेट जीएसटी। नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो आइटम्स जो जीएसटी के बाहर है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो एट प्रेजेंट जीएसटी में नहीं आते, जिनके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता। कौन कौन से हैं वो आइटम हैं, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चीजें हैं जो एट प्रेजेंट जीएसटी के बाहर हैं, लेकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट आने वाले टाइम पर इनके ऊपर भी टैक्स लगाए। सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, वैसे तो हम यहाँ पर उन कंडीशंस की बात कर रहे हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा और वो ही कलेक्ट करेगा, जिसमें इंट्रा स्टेट सप्लाईज आती हैं। लेकिन अल्कोहल एक ऐसा प्रोडक्ट है, कमोडिटी है, जिसके ऊपर मैक्सिमम रेवेन्यू आता है, और स्टेट गवर्नमेंट भी इस रेवेन्यू को शेयर करना चाहती है, लेना चाहती है, तो इसीलिए ये
इस एक्ट के या इस कंडीशंस के बाहर रखा गया है, क्योंकि अल्कोहल की जो रेवेन्यू है, अल्कोहल से जो रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा वो स्टेट एंड सेंट्रल दोनों ही आपस में शेयर करेंगी। इसीलिए सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 के प्रोविजन से इसको अलग रखा गया है, क्योंकि इस पे राइट स्टेट गवर्नमेंट का है। तो इन शॉर्ट अगर हम देख सकते हैं तो सेंट्रल जीएसटी जो है सभी सप्लाईज पे लगाई जाती है, लेकिन ह्यूमन कंजप्शन की सप्लाई पे नहीं लगाई जाती, क्योंकि इस पे स्टेट का गवर्नमेंट का राइट है, वो इस रेवेन्यू को लेगी, कलेक्ट करेगी। कलेक्शन ऑफ सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है एज पर द रूल, एज पर द प्रोविजन, और पेमेंट ऑफ टैक्स रूल 2017 के अकॉर्डिंगली टैक्स कलेक्ट किया जाता है। पेबल कौन करता है? टैक्सेबल पर्सन। और हम बात कर रहे थे नॉर्मल एंड फॉरवर्ड चार्ज का। इसके अंदर, इस केस के अंदर टैक्सेबल पर्सन हमारा सप्लायर है। सेकेंड चीज जो हमने इसके अंदर पढ़नी है वो है सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली कुछ ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जिनको जीएसटी के बाहर रखा गया है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है हमारे, और सेंट्रल जीएसटी टाइम टू टाइम काउंसिल की रिकमेंडेशन के बाद नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देगी कि कब से और किस रेट पर इन प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट है हमारे क्रूड, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड था हमारा सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 के अंदर टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। पहले हमने पढ़ा था नॉर्मल, जिसे हम फॉरवर्ड चार्ज भी कहते हैं, और ये है हमारा उसका उल्टा, इसलिए इसका नाम है रिवर्स चार्ज। नॉर्मली सिचुएशन में क्या होता है, जो अभी हमने पढ़ा कि सप्लायर इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर जीएसटी, बिल्कुल टैक्सेबल पर्सन कौन है? सप्लायर। लेकिन कुछ केसेस ऐसी हैं जहां पर सप्लायर जो है वो टैक्स पे नहीं करेगा। गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स और सर्विसेज या दोनों के ऊपर कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसकी सप्लाई के ऊपर ये स्पेसिफाई किया गया है कि टैक्स रिवर्स चार्ज बेसिस पर किया जाएगा। रिवर्स चार्ज बेसिस का मतलब होता है रिसिपिएंट ऑफ गुड्स, जिसको गुड्स और सर्विसेज या दोनों चीज मिल रही हैं, वो पर्सन लाइबल होगा टैक्स पे करने के, ना कि सप्लायर। कुछ प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज कि वो कौन कौन से केसेस हैं जहां पे सप्लायर टैक्स नहीं पे कर रहा बल्कि रिसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है। पहला है हमारा सप्लायर इज नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। सप्लायर कैसा है? एक ऐसा पर्सन है जिसने टैक्स पे करने के लिए जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, और वो पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है, इस वजह से वो पर्सन टैक्स पे नहीं कर सकता। वैसे तो सप्लायर की ड्यूटी है कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाए, क्योंकि वही टैक्सेबल पर्सन है और उसी को टैक्स पे करना है। लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उसकी जगह पर रेसिपिएंट अपने जीएसटी नंबर से टैक्स पे करेगा। सेकंड केस हमारा सेम है, रेसिपिएंट एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने अपने आप को रजिस्टर्ड कर रखा है। पेमेंट ऑफ टैक्स, ऐसे केस में जो रिसिपिएंट ने गुड्स और सर्विसेज रिसीव की हैं उसके ऊपर रिवर्स चार्ज बेसिस पर टैक्स पे किया जाएगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ टैक्स, सेंट्रल जीएसटी के जितने भी प्रोविजन हैं वो सारे जैसे सप्लायर पे अप्लाई होते थे उसी तरीके से रिसिपिएंट पे भी अप्लाई होंगे अगर वो लाइबल है टैक्स पे करने के लिए। तो दो हमारे मेन चार्ज हैं, एक है हमारा नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज जिसमें टैक्सेबल पर्सन है सप्लायर एंड ही इज लाइबल टू पे टैक्स। सेकंड है हमारा रिवर्स चार्ज जहां पे सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, तो उस केस में रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो वो लाइबल है टैक्स पे करने का, वो टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा। अब तक हमने 3 चीजें इसके अंदर की हैं, नॉर्मल एंड फॉरवर्ड चार्ज,
सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तीसरा केस था हमारा टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। फोर्थ है हमारा सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर। ऐसा केस जहां पर सप्लायर क्या है, सेम अनरजिस्टर्ड है। सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 ऑफ सेंट्रल जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंगली सेम चीज है कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, टैक्स की पेमेंट कौन करेगा, रिसिपिएंट करेगा, रिवर्स चार्ज बेस पे करेगा, और सेंट्रल जीएसटी एक्ट के जो भी प्रोविजन है वो सारे प्रोविजन सेम तरीके से अप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 7 2009। जीएसटी के ऊपर टैक्स रिवर्स चार्ज बेसिस पर जो सप्लाईज हमें मिली है, जो सप्लाई की इंफॉर्मेशन मिली है, जो सप्लायर ने दी है, जो अनरजिस्टर्ड है, कुछ स्पेसिफिक गुड्स से रिलेटेड प्रोवाइड की गई है। इसके रिगार्डिंग, इस चीज के रिगार्डिंग 7 2019 में कुछ नोटिफिकेशन इश्यू की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि प्रोमोटर हैं वो लाइबल होंगे रिवर्स चार्ज बेस पे टैक्स पे करने के लिए। और 1 अप्रैल 2019 से ये सप्लायर जो रिसीव की जा रही है अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, उनकी इंफॉर्मेशन है कि कौन रिसिपिएंट करेगा और वो उसके लिए टैक्स पे करेगा। सबसे पहले आता है हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ which constitute the shortfall from the minimum value of goods or services or both required to be purchased by a promoter for the construction of project in any financial year। यानी किसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए रिलेटेड, तो उस केस में प्रोमोटर रिसिपिएंट होगा एंड ही इज लाइबल टू पे टैक्स। सेकंड है हमारा सीमेंट से रिलेटेड और कैपिटल गुड्स से रिलेटेड, जो एक सप्लायर को दिए गए हैं ताकि वो किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन कर सके। उसके अंदर भी जो टैक्स है, नोटिफिकेशन नंबर 11 जो 2018 में आई थी, उसके अकॉर्डिंगली टैक्स पे किया जाएगा। तो बेसिकली इन शॉर्ट हमारा यही है कि अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो अनसब रजिस्टर्ड पर्सन रिसिपिएंट उसकी पेमेंट करे। सबसे लास्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वो हमारा सर्विसेज से रिलेटेड है और ये इसके रूल स्पेसिफाइड है सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर, जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज स्पेसिफाई की है और इंट्रा स्टेट सप्लाईज के ऊपर अगर हम इन सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर प्रोवाइड करेगा। और सेंट्रल जीएसटी एक्ट के जो भी प्रोविजन है रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वो उनको पूरे करने पड़ेंगे। अगर सप्लायर जो लाइबल है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के केस में ये पर्सन है जो लाइबल है टैक्स पे करने के लिए। नॉर्मली अगर ऑपरेटर टैक्सेबल एरिया में फिजिकली प्रेजेंट है तो वो ही पे करेगा। अगर टैक्सेबल एरिया में वो फिजिकली उसकी कोई एरिया में कोई शॉप नहीं है या फिर कोई प्रेजेंस नहीं है, उस केस में अगर कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव है वो जो उसके बिहाफ में ट्रांजैक्शन कर रहा है वो पे करेगा। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उस एरिया में तो एक पर्सन अपॉइंट किया जाएगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है और उसका उस एरिया में कोई एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एक पर्सन को अपॉइंट करेगा उस एरिया में ताकि वो टैक्स पे कर सके और वो पर्सन लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए। नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की ही ड्यूटी होती है कि वो टैक्स पे करे। नेक्स्ट है हमारा लायबिलिटी टू पे जीएसटी। कौन कौन से पर्सन लाइबल हैं
जीएसटी पे करने के लिए। ये इन शॉर्ट जो हमने 5 कैटेगरीज की। सबसे पहले हमारा क्या है? सप्लायर, बिल्कुल अगर हमने पढ़ा था। फॉरवर्ड और नॉर्मल केस में सप्लायर इज अ टैक्सेबल पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। सेकंड है हमारा रिसिपिएंट। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे रिसिपिएंट लायबल है टैक्स पे करने के लिए, जैसे इंपोर्ट या फिर सप्लाई किया गया किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने, जैसे अगर सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड है, या फिर कोई और सप्लाई जो जीएसटी के अंदर उनके प्रोविजन में स्पेसिफाई की गई है जहां पे रिवर्स चार्ज बेसिस पर टैक्स लगाया जाएगा, उन सभी केसेस में रिसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। अदर केसेस की बात करें तो हमारे पास 2 हैं। डिडक्टर इन केस ऑफ टीडीएस और ई कॉमर्स ऑपरेटर इन केस ऑफ टीसीएस। गवर्नमेंट या दूसरे कोई स्पेसिफाइड पर्सन जो पेमेंट करते हैं वेंडर को किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जहां पे अमाउंट 2,50,000 से ज्यादा है, उस केस में ये जरूरी है कि हम टीडीएस डिडक्ट करें और सेंट्रल जीएसटी टैक्स पे करें। दूसरा, इसी तरीके से ई कॉमर्स ऑपरेटर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उन्हें भी नेट वैल्यू पर टीसीएस कलेक्ट करना जरूरी है और टाइम से पहले वो गवर्नमेंट को पे करें। नेक्स्ट है हमारा पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स। ये सेक्शन 11 के अंदर मेंशन है। इसके अंदर आता है हमारी 2 चीजें। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो सर्टेन सप्लाई को एग्जेम्प्ट कर सकती है, और गवर्नमेंट के पास पावर है कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में, सर्कमस्टांसेस में वो एग्जेम्प्ट कर सकती है। सबसे पहला है हमारा पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट सर्टेन सप्लाई, सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 में। इसके अकॉर्डिंगली अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाई है और उनको ऐसा लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के से वो एक नोटिफिकेशन दे सकती है जहां पे पूरा या फिर कुछ कंडीशन के बेस पर वो कुछ गुड्स और सर्विसेज या दोनों को फुल या पार्टली टैक्सेबल से बचा सकती है। यानी टोटली डिपेंड ऑन गवर्नमेंट। अगर वो चाहे तो ऐसा कर सकती है, काउंसिल से हेल्प लेकर उनसे बात करके वो नोटिफिकेशन के थ्रू अगर वो चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकती है। दूसरा केस जो स्पेसिफाई है सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 में, इसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई है सेम कि पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है काउंसिल की रिकमेंडेशन के बाद स्पेशल ऑर्डर करके हर केस में अगर कोई स्पेशल नेचर का सर्कमस्टांसेस है जो उस ऑर्डर में स्पेसिफाइड है, किसी भी गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड टैक्स की पेमेंट को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। तो आज हमने इस चैप्टर में किया लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सेंट्रल जीएसटी, जिसके प्रोविजन हमारे सेक्शन 9 के अंदर है। और इसके अंदर आज हमने 5 चीजें की हैं। फर्स्ट, नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज। सेकंड, सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। थर्ड, रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स। फोर्थ, सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर। एंड फिफ्थ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर।